नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैकिंग के बारे में। बिल्कुल डिटेल में जाकर जानेंगे कि ये हाईजैकिंग हुई क्यों, किसने ये हाईजैकिंग करी और क्या उनका नतीजा निकला। और इसके साथ ही हम पूरी की पूरी डिटेल के अंदर पाकिस्तान के अंदर चल रही इस इंसर्जेंसी की समस्या को भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या है, ये ग्लोबली कैसे इंफ्लुएंस कर सकती है, भारत को कैसे ये इंफ्लुएंस कर सकती है और भारत को इसके चलते क्या क्या चीजों को गौर करने की जरूरत है, भारत को अपनी सेफ्टी को लेकर क्यों चिंता होनी चाहिए, अगर पाकिस्तान के अंदर डिस्टरबेंस हो रही है तो भारत पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन मैं आज करने वाला हूं, तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो पर। उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों सोचो, एक शांत सुबह, एक ठंडी सुबह, जब क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल आम रश था, जाफर एक्सप्रेस अपनी रूटीन टाइम से प्लेटफॉर्म पर निकल रही थी। ट्रेन के अंदर भी एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। कुछ लोग चाय के कप के साथ खिड़की के बाहर का नजारा देख रहे थे, कुछ अपनी नींद पूरी कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था जब अचानक एक जोर का धमाका हुआ। ट्रेन एकदम से झटके के साथ रुक गई। एक जोर सा ब्लास्ट हुआ जिससे ट्रेन के व्हील्स को ट्रैक से उतार दिया गया। अंधेरा छा गया, लोग चिल्लाने लगे और सीट से नीचे गिरने लगे। ट्रेन के गेट पर 10 से 12 आदमी घुस गए। हाथ में AK-47 थी, चेहरे पर मास्क थे, आंखों के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। टेररिस्ट ने तुरंत ट्रेन के ड्राइवर को अपनी बंदूक के दम पर कंट्रोल में ले लिया। फिर ट्रेन के कंट्रोल रूम पर भी कब्जा कर लिया गया। पैसेंजर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। जो लोग रेजिस्ट कर रहे थे उन पर बिना सोचे समझे गोली भी चला दी गई। एक टेररिस्ट ने तो यह भी कह डाला कि यह सिर्फ एक वार्निंग है, अगर पाकिस्तान ने हमें इग्नोर किया तो अंजाम और भी भयानक होगा। यह सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, यह एक बड़े पॉलिटिकल सिग्नल का इंडिकेशन था। थोड़ी ही देर के बाद एक वीडियो रिलीज हुई जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी के लीडर ने खुद हाईजैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसने कहा, पाकिस्तान को बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज लूटने की सजा मिलेगी, हमारे लोगों को अपनी मिट्टी का हक चाहिए, नहीं तो ये जंग जो है और भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है। BLA ने क्लियर कर दिया कि उनका टारगेट पाकिस्तान की सरकार थी जो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को चाइना के साथ मिलकर लूट रही थी। तो चलिए, ये तो एक टोटल स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन हो गई इस पूरे के पूरे ट्रेन अटैक के बारे में, ट्रेन हाईजैक के बारे में। अब इस ट्रेन अटैक का कंप्लीट ओवरव्यू हम लेने की बात करते हैं। तो दोस्तों, यह इंसिडेंट 11 मार्च 2025 की सुबह था जब जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। अटैक जो था वो बोलन डिस्ट्रिक्ट के दादर रीजन के पास एक टनल के अंदर हुआ था। जब ट्रेन टनल के अंदर गई तो पहले से ही प्लांटेड बॉम्ब्स जो थे वहां पर मौजूद थे, जिनको ब्लास्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से ट्रेन जो थी वो ट्रैक से उतर जाती है। ट्रेन में तकरीबन 450 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 346 को सेफ रेस्क्यू किया गया है, लेकिन 21 पैसेंजर और 4 सोल्जर जो है वो इस अटैक के अंदर शहीद भी हो गए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने 33 टेररिस्ट मार भी गिराया। ऑपरेशन के दौरान 6 घंटे तक घमासान फायरिंग भी हुई। टेररिस्ट के पास मॉडर्न वेपन जैसे कि AK-47, हैंड ग्रेनेड्स, ये सब कुछ मौजूद थे। सैटेलाइट फोन्स और नाइट विजन कैमरास भी उनके पास थे। यह साफ था कि यह एक वेल प्लान्ड अटैक था जो पहले से ही तय किया गया था। साथ में ही टेररिस्ट की मांगे क्या थी, इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाईजैक के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी के लीडर ने अपनी मांगे साफ साफ रखी थी। पहली मांग थी कि सभी बलोच पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तुरंत रिहा कर दिया जाए। दूसरी मांग थी कि बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पर सिर्फ लोकल लोगों का कंट्रोल हो। साथ में BLA का कहना था कि पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान के ऑयल, गैस और मिनरल्स पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तीसरी मांग थी कि पाकिस्तान मिलिट्री को बलूचिस्तान से तुरंत हटा दिया जाए। और चौथी मांग थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इंटरनेशनल मीडिया के सामने बलूचिस्तान के खिलाफ अपनी पॉलिसीज का जवाब देना पड़ेगा। यह सब कुछ चल रहा था पाकिस्तान के अंदर। BLA ने अपनी मांगे रखी, ट्रेन हाईजैक हो चुकी थी। जवाब में पाकिस्तान की आर्मी का जो एक्शन था वो शुरू हुआ। तो चलिए अब पाकिस्तान की आर्मी के एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी ने तुरंत एक्शन लिया। आर्मी के स्पेशल फोर्सेस को रेस्क्यू के लिए भेज दिया गया था और 6 घंटे तक टनल के अंदर फायरिंग चली। आर्मी के सोल्जर्स ने टनल के छोटे से स्पेस में घुसकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया। 346 पैसेंजर्स को सेफ रेस्क्यू किया गया, लेकिन 21 पैसेंजर्स को बचा नहीं पाए। पाकिस्तान आर्मी ने 33 आतंकवादियों को भी मार गिराया। आर्मी के एक्शन के बाद टनल के अंदर से मॉडर्न वेपन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी मिले, जो क्लियरली दिखाते थे कि जो टेररिस्ट थे इनको अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर से टेक्टिकल सपोर्ट भी मिल रहा था। इसका इंटरनेशनल रिएक्शन भी खूब आया। हाईजैक के बाद दुनिया भर से रिएक्शंस आए, जैसे कि USA ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी कोऑपरेशन का ऑफर दिया। चाइना ने अपनी कंपनीज को ग्वादर और क्वेटा में टेम्परेरी काम करने से मना कर दिया। इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई भी नहीं दिया, लेकिन बैक चैनल के जरिए सिचुएशन पर जरूर नजर बनाकर भारत ने रखी हुई थी। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने भी BLA को डायरेक्ट सपोर्ट देने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के मुद्दे पर अपनी पोजीशन क्लियर नहीं की। यूरोपियन यूनियन ने इस इंसिडेंट को साउथ एशिया के सिक्योरिटी के लिए खतरा भी कहा। यूनाइटेड नेशन ने भी
पाकिस्तान को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने की सलाह दी। बट इस सारे ट्रेन हाईजैक के अंदर चैलेंजेस क्या सामना करना पड़ा पाकिस्तान को? तो हाईजैक के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज था कि टनल का छोटा सा स्पेस पाकिस्तान आर्मी के लिए ऑपरेशन करना मुश्किल था, क्योंकि टनल के अंदर ना तो लाइट थी और ना ही मूवमेंट के लिए ज्यादा स्पेस था। टेररिस्ट के पास मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम था जिससे वो अफगानिस्तान के हैंडलर के साथ संपर्क बना रहे थे। टेररिस्ट के पास नाइट विजन कैमराज और सैटेलाइट फोन से जो कोऑपरेशन को या इस ऑपरेशन को और भी ज्यादा मुश्किल बना रहे थे। पर इस पूरे ट्रेन हाईजैक का क्या जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ा? तो दोस्तों, ये हाईजैक सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी के लिए कंप्लीट वार्निंग थी। बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर चाइना का कंट्रोल जो है वो कम होना चाहिए, या फिर इसकी मांग जो थी वो और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। जो सीपैक प्रोजेक्ट है, एक बार मैं उसका मैप निकाल कर आपको दिखाता हूं कि जो सीपैक प्रोजेक्ट है ये है क्या आखिरकार, और उसको लेकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की क्या मांग रही है। तो दोस्तों, ये है सीपैक का मैप। तो सीपैक प्रोजेक्ट डायरेक्टली जो है वो इस पूरे अटैक के चलते इंपैक्ट हो सकता है। अगर बीएलए ने फ्यूचर में भी फिर से अटैक किया तो चाइना अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को वापस भी ले सकता है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। बट अभी करंट सिचुएशन क्या बनी हुई है? हाईजैक के बाद बलूच इंसर्जेंसी अब और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। बीएलए के फाइटर्स के नंबर्स में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग भी बुलाई, जिसमें बलूचिस्तान के सारे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को रीइंफोर्स करने का ऑर्डर भी दिया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और ईरान के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए नए एग्रीमेंट्स भी साइन करने का प्लान कर लिया है। बीएलए के नए अटैक्स के डर से पाकिस्तानी आर्मी को बलूचिस्तान में परमानेंटली डिप्लॉय कर दिया गया है। ये तो चलो आपकी सारी की सारी करंट सिचुएशन को हमने जान लिया, क्या समस्या थी, कैसे उससे निपटा गया और कैसे पाकिस्तान आगे भी फ्यूचर में इससे निपटने की कोशिश कर रहा है। पर चलिए एक बार इस सारी की सारी बलूच इंसर्जेंसी और इस आर्मी का पूरा जो बैकग्राउंड है वो हम समझ लेते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के बलूच के रीजन के अंदर ये क्या चल रहा है। तो दोस्तों, बलूच इंसर्जेंसी की जड़ पाकिस्तान के बनने के टाइम से ही जुड़ी हुई है। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ तब बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। बलूचिस्तान के सबसे बड़े प्रिंसली स्टेट कलात के खान ने, कलात का खान और उसके साथ लासबेला, खारन, मकरान, ये चार प्रिंसली स्टेट जो थे ये इनको मिलकर बलूचिस्तान बनाया गया था। और सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट जो था बलूचिस्तान के अंदर उसका नाम था कलात और उसके रूलर को बोला जाता था कलात के खान। तो बलूचिस्तान के सबसे बड़े प्रिंसली स्टेट कलात के खान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। कलात के खान ने मानना था कि बलूचिस्तान एक अलग पहचान रखता है और उसकी अपनी एक कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी है। पर 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान आर्मी ने कलात स्टेट को फोर्सफुली अनेक्स कर लिया था। कलात के खान को मिलिट्री प्रेशर के जरिए एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा जिसमें लिखा था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा होगा। यह एग्रीमेंट बलूच लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसके तुरंत बाद बलूच लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए रेजिस्टेंस मूवमेंट चालू कर दी थी। 1958 में पाकिस्तान आर्मी ने बलूच रेबल्स के अगेंस्ट पहला बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था। इसके बाद 1973 में नवाब खैर बख्श मर्री ने बलूचिस्तान में फिर से रेबिलियन का आगाज किया था। मैं नाम रिपीट कर दूं, 1973 में नवाब खैर बख्श मर्री ने बलूचिस्तान में फिर से रेबिलियन का आगाज किया था। उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूच रेबल्स के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन भी स्टार्ट कर दिया था। हजारों बलूचों को मार दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इंसर्जेंसी जो थी वो खत्म नहीं हुई। फिर बात आती है 2006 की। 2006 में नवाब अकबर बुख्ती की मौत के बाद इंसर्जेंसी और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी। नवाब अकबर बुख्ती को पाकिस्तान मिलिट्री ने एक टारगेटेड ऑपरेशन में मार गिराया था। इसके बाद बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपना फॉर्मेशन अनाउंस किया था। बीएलए के लीडर बाशिर जेब बलोच ने ऑफिशियली पाकिस्तान के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल की अनाउंसमेंट कर दी थी। बीएलए का मानना है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान एक कॉलोनी के जैसे ट्रीट किया जा रहा है। बीएलए के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान के रिसोर्सेज नहीं लूट रहा, गैस, ऑयल, मिनरल सब कुछ पर कंट्रोल पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथ में ही मौजूद है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इशू भी बलोच इंसर्जेंसी को भड़का रहा है। सीपेक के थ्रू चाइना बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को अपने कंट्रोल में ले रहा है। बीएलए को लगता है कि सीपेक के जरिए चाइना बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने का काम करेगा। इसी वजह से बीएलए ने 2018 में कराची के चाइनीज कॉन्सुलेट पर अटैक भी किया था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। 2019 में ग्वादर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर भी बीएलए ने अटैक किया था, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। 2021 में क्वेटा के सेरेना होटल के बाहर भी बीएलए ने एक ब्लास्ट किया था, जिसमें चाइनीज एम्बेसडर को टारगेट किया गया था। इस सारी सिचुएशन के चलते बीएलए जो है वो अब और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। तभी उसने ट्रेन हाईजैक करने का जो प्लान बनाया था, खैर वो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई। बट इसके चलते अब बलूच के एरिया के अंदर और भी लोग इस इंसर्जेंसी से जुड़ने का काम कर रहे हैं, बीएलए की आर्मी को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। पर पाकिस्तान का रिएक्शन और इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या है, इसके ऊपर एक बार नजर बनाते हैं। तो दोस्तों,
हाईजैक के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुला ली थी। पाकिस्तान आर्मी को बलूचिस्तान में फुल मिलिट्री एक्शन का ऑर्डर भी दे दिया गया। पाकिस्तान ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग और बढ़ाई, क्योंकि बीएलए के सेफ हाउसेस अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास होने का शक है। चाइना ने अपनी कंपनीज को ग्वादर और क्वेटा में काम करने से टेम्परेरीली रोकने का काम किया। यूएसए ने पाकिस्तान को इंटेलिजेंस सपोर्ट ऑफर किया। इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन बैक चैनल के जरिए सिचुएशन के ऊपर इंडिया ने अभी भी नजर बनाई हुई है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने बीएलए को डायरेक्ट सपोर्ट देने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के मुद्दे पर अपनी पोजीशन क्लियर नहीं की। यह ट्रेन हाईजैक सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, यह पाकिस्तान के अंदर के अनस्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को दिखाता है। बलूचिस्तान का इशू रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल प्रॉब्लम बन रहा है। अगर पाकिस्तान ने बलूच लोगों के साथ पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं किया तो इंसर्जेंसी और भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है। चाइना के सीपैक प्रोजेक्ट को डायरेक्ट खतरा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान को अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी। बीएलए के एग्रेसिव स्टांस के साथ अब पाकिस्तान के पास मिलिट्री एक्शन के अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन यह भी तय है कि यह सिर्फ शुरुआत है। बलूचिस्तान की आग अब बुझने वाली नहीं है। बट सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान फिर से टूट सकता है, क्या पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तान को अगर हम देखें, इसका मैप हम देखें तो यहां पर क्या है, एक पंजाब का स्टेट है, एक बलूचिस्तान है, एक सिंध है, एक खैबर पख्तूनवा है और साथ में जो गिलगिट बल्तिस्तान का इलाका जो पाकिस्तान ने इल्लीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो भी पाकिस्तान के यहां पर मैप के अंदर, पाकिस्तान का मैप तो खैर ये पूरा नहीं है, भारत का मैप भी इसके अंदर शामिल किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान इल्लीगल तरीके से भारत के हिस्से को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है 1947 के बाद से ही। पर सवाल ये है, ये चीज सवाल में है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर टूटने की कगार पर है? तो दोस्तों, पाकिस्तान के इतिहास की एक अनस्टेबल, पाकिस्तान के पूरे इतिहास को हम एक अनस्टेबल स्टेट के रूप में ही देखते हैं। जब 1947 में ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तब पाकिस्तान दो पार्ट्स में बना था, आप जानते होंगे। एक वेस्ट पाकिस्तान था जो आज का पाकिस्तान है, और एक ईस्ट पाकिस्तान है जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से बोलते हैं। लेकिन सिर्फ 24 साल के बाद ही 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी और नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इसका सीधा कारण था इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन और वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ अत्याचार। आज लगभग वही हालात पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार सिर्फ एक रीजन नहीं, 4 अलग रीजन पाकिस्तान के कंट्रोल से निकलने के मूड में हमको दिखाई देते हैं। एक तो बलूचिस्तान हो गया, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा है सिंध। सिंध जो कराची है, जो कराची सिंध की कैपिटल है, वहां पर भी इंडिपेंडेंस की बात जो है वो चल रही है। सिंध जो है वो पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां से पाकिस्तान का लगभग 70% ट्रेड जो है वो कंट्रोल होता है। लेकिन सिंध के लोग जो है वो हमेशा से पंजाबी डोमिनेंस के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा से पंजाब सेंट्रिक रही है। सिंध के लीडर्स ने हमेशा से यह शिकायत की है कि पाकिस्तान के फंड्स पंजाब को दिए जा रहे हैं, या सिंध के फंड्स जो है वो सिर्फ पंजाब को दिए जा रहे हैं, जबकि सिंध को इग्नोर किया जा रहा है। सिंध के लोग मुहाजिर, जो पार्टीशन के बाद इंडिया से सिंध आए थे, उनको मुहाजिर कहा जाता है। सिंध के लोग मुहाजिर और सिंधी लोगों में डिवीजन काफी ज्यादा है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने 1980s और 1990s में कराची को अलग करने की मांग भी उठाई थी। पाकिस्तान आर्मी ने मुहाजिर कौमी मूवमेंट के अगेंस्ट क्रैकडाउन किया, लेकिन रिजेंटमेंट जो है वो आज भी जिंदा है। कराची के लोग अपनी आइडेंटिटी को पाकिस्तान के पंजाब डोमिनेटेड स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं। अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया तो सिंध के लोग भी अपनी ऑटोनॉमी की मांग और ज्यादा तेज कर सकते हैं। कराची के फाइनेंशियल पावर के बिना पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी, वैसे भी ध्वस्त है और भी ज्यादा ध्वस्त हो जाएगी। एक और इलाका है जो पाकिस्तान से अलग हो सकता है इसके बाद, जिसका नाम है खैबर पख्तूनवा, जहां पर पश्तून नेशनलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। देखो, खैबर पख्तूनवा एक ट्राइबल रीजन है जो अफगानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यहां के लोगों का कल्चर अफगानिस्तान के पश्तून लोगों से मिलता है। तालिबान के उठने के बाद खैबर पख्तूनवा के पश्तून लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर और ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर पश्तून नेशनलिज्म को हमेशा से दबाया गया है। पश्तून प्रोटेक्शन मूवमेंट पीटीएम के लीडर्स ने ओपनली पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ स्टेटमेंट भी दिए हैं। पीटीएम का कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबान के साथ मिलकर पश्तून रीजन को एक बैटल ग्राउंड बना दिया था। अगर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार अब स्ट्रॉन्ग बन रही है तो खैबर पख्तूनवा के पश्तून लोग अपनी एक इंडिपेंडेंट पश्तून स्टेट की मांग को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर वो अफगानिस्तान से मिलने का प्लान भी जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही गिलगिट बल्तिस्तान जो कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गिलगिट बल्तिस्तान एक डिस्प्यूटेड रीजन है जो पाकिस्तान के इल्लीगल ऑक्यूपेशन के अंदर आता है, और साथ में ही गिलगिट बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से खुश नहीं है। वहां के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के संविधान के अंदर उन्हें फुल स्टेटहुड नहीं मिला और जो कभी मिल भी नहीं पाएगा।
तो इसलिए वो भी अब भारत के साथ या भारत के कश्मीर में जो अब तरक्की हो रही है आर्टिकल 370 के हटने के बाद, वहां पर भी यही मांग है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो कभी भी बर्बाद हो सकती है, पाकिस्तान स्टेट खुद कभी कोलैप्स कर सकता है। तो भारत जल्दी से जल्दी गिलगिट बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है, उसको भारत के साथ मिला दिया जाए, और वही होना चाहिए और वही होगा, एक दिन तो यह जरूर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर बलूचिस्तान और सिंध भी इंडिपेंडेंट हो गए तो गिलगिट बल्तिस्तान और साथ में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी पाकिस्तान से हटकर भारत के साथ आ जाएगा। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान एक और 1971 फेस कर सकता है? 1971 के बांग्लादेश की सेपरेशन के टाइम पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, आज भी वैसे ही इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। बलूचिस्तान के साथ सिंध, खैबर पख्तूनवा और बाकी सारा इलाका भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को एक पार्टीशन की तरफ लेकर जा रहा है। अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो बाकी इलाके भी जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इसका सीधा असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे सवाल का जवाब जरूर देना। क्या पाकिस्तान एक और 1971 फेस कर पाएगा? क्या बलूचिस्तान के अलग होने के बाद पाकिस्तान का मैप फिर से बदलेगा, या ये अंजाम तय है, या फिर सिर्फ वक्त का ही इंतजार है? तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।